नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गोरखपुर यूपीएससी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ऐसी आज की चर्चा में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। यहाँ इस चर्चा के तहत, इस श्रृंखला के तहत हम लोग जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, जो परीक्षा लक्ष्य होते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। साथ ही में जो हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से अलग अलग एडिटोरियल्स जो छपे होते हैं और जो महत्वपूर्ण होते हैं उनमें से उनका भी यहाँ हम लोग जिक्र करते हैं, उनका भी विश्लेषण करते हैं। मगर आज इस उपाख्यान में हमें दो मीडिया रिपोर्ट के बारे में देखना है। दोनों ही मीडिया रिपोर्ट जैसे आपको दृश्यमान है इंडियन एक्सप्रेस से है। सबसे प्रथम कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। जो समाचार हमने देखे उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे और इस मुद्दे संबंधी जो अलग अलग पहलू है उनको भी देखेंगे। और दूसरा बिंदु है मोदी में विजिट नाडाबेट टू लॉन्च सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। नाडाबेट जो कि गुजरात के बनासकांठा में स्थित है, बनासकांठा उत्तर गुजरात में स्थित है। तो ये मीडिया रिपोर्ट भी देखेंगे और यहाँ भी जो अलग अलग अन्य माहितियाँ हैं, अन्य जानकारियाँ हैं, उनको भी साथ में लेता चलेंगे। दोनों ही परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम बिंदु जो अगर देखें तो वो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसकी घोषणा जो है वो हमारे वित्त मंत्री के द्वारा केंद्र सरकार की तरफ से की गई। ये इसका कवर फोटो है। यहाँ जो इट वॉज रिलीज्ड बाय निर्मला सीतारमन हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। अब इस मुद्दे को समझने के लिए एक कार्य सूची है हमारे सामने। 4 बिंदु है। सबसे प्रथम समाचार में क्यों है, फिर बाद में इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के बारे में, यह पूरी जो योजना है, ये योजना के क्या उद्देश्य है, योजना दरअसल है क्या, और किन किन चीज़ों को इसमें समावेश किया गया है, किन किन चीज़ों का। आई मीन देन आफ्टर अबाउट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स देखना है एंड along with that lastly we need to see about नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के साथ मर्ज करने का यहाँ फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारे पहलुओं को हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। रही बात यहाँ एग्जाम रिलेवेंस की, तो जीएस पेपर 2 के साथ एंड जीएस पेपर 3 के साथ ये मुद्दा आप लोग रख सकते हैं। जीएस पेपर 2 एंड 3, जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन या गवर्नमेंट स्कीम कह लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम, और जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इश्यूज रिलेटेड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम रिलेवेंस है। अब शुरू करेंगे आज की मूल चर्चा। समाचार में क्यों है, 2 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनवील्ड 4-year नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। 4 वर्ष की मुद्दत वाली यह योजना है और ये योजना में जो सरकार जो है वो एक प्रकार से फंड रेज करना चाहती है। जो अपने यहाँ जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, उनको प्राइवेट सेक्टर को भाड़े पे दे देगी, यानी कि लीज के ऊपर। राइट्स ट्रांसफर ऑफ राइट्स विल बी हैपेंड बट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल बी नॉट हैपेंड, यानी कि मालिकी जो है वो नहीं बेची जाएगी। फंड जरूर रेज किया जाएगा मगर वो लीज के तहत एक प्रकार से भाड़े के जो है रूप में फंड जो है वो रेज किया जाएगा। तो ये 4 वर्ष की योजना है। दूसरा बिंदु कहता है कि गवर्नमेंट aims to raise fund by providing brownfield project to private sectors on lease। देखिए ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट ये अपना आप में महत्वपूर्ण होता है। किसी भी अभ्यर्थी को भी जानना ये जरूरी होता है, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जानना जरूरी होता है। तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे, मगर संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि वर्तमान कोई फैसिलिटी है या कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वर्तमान एस्टेब्लिशमेंट जो पहले से मौजूद है। अब कोई भी बाहरी निवेश आया, वो बाहरी निवेश अगर ऐसे वर्तमान एस्टेब्लिशमेंट में, वर्तमान फैसिलिटीज में अपने पैसे का निवेश करेगा तो उसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कहेंगे, ठीक है। मगर जो निवेश आने वाला है बाहर से, ठीक है, अगर वो एक नया सेटअप करेगा, नई जमीन खरीदेगा, वहाँ नया बांधकाम करवाएगा, यानी कि नई कंस्ट्रक्शन जो है पूरी फैसिलिटी का करवाएगा, तो उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ ग्रीन फील्ड कहा जाता है, ग्रीन फील्ड। तो ये बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। ये दोनों का भेद है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, मगर यहाँ जो वर्तमान रूप से मौजूदी है, ठीक है, पहले से मौजूदी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को यहाँ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो सरकार ये करना चाहती है कि ऐसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो उनके पास है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, चाहे वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर
जो एंटरप्राइजेज हो, जिसे CPSCs कहा जाता है, तो उनको सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को जो है भाड़े पर देना चाहती है, ठीक है, ऑन लीज देना चाहती है, ऑन टेनेंट्स देना चाहती है, और इन रिटर्न गवर्नमेंट वांट टू रेज फंड और रेज मनी। गवर्नमेंट विल यूटिलाइज दिस फंड फॉर एनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द नेशन। यस, यहाँ से जो पैसे इकट्ठे होंगे, जो फंड इकट्ठा होगा, उनको सरकार जो है वो पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि संरचना की वृद्धि में लगाएगा। अच्छे से अच्छे रोडों का निर्माण करवाएगा, ज़्यादा रेलवे पटरियाँ, जो है पाइपलाइंस इत्यादि चीज़ों का निर्माण सरकार करेगी। इन पैसों से, जो पैसे यहाँ से इकट्ठे हुए होंगे, कोई भी एक यूनिट है, सपोज समझ लीजिए X यूनिट है जो सरकार के पास है, मगर आज वो लॉस कर रहा है क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है, पर्याप्त मैनेजमेंट नहीं है, पर्याप्त मोरल नहीं है, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के पास या अधिकारियों के पास। तो इन कारणों की वजह से ये जो यूनिट जो है वो अपने आप में बहुत ही लॉस में चल रहा है। तो सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स को पहले तो चयनित करेगी, उनको आइडेंटिफाई करेगी, फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इसमें जो है इन्वाइट करेगी कि भाई कोई भी प्राइवेट एंटिटी हो, कोई ग्रुप ऑफ कंपनी हो, कोई कंपनी हो, वो आए और इनमें पैसे निवेश करे, या वो आए और यहाँ जो है इस ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका मैनेजमेंट ले ले और एक प्रोडक्शन प्रक्रिया जो है वो उनके तहत कर ले। बदले में वे सरकार को भाड़ा चुकेंगे और वो लीज होगी, और वो लीज से पैसे से सरकार नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो ऐसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये स्कीम मुख्यतः विशेष करके आई है, ऐसा हमें यहाँ समझना है। तो ये बात रही चर्चा में क्यों है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कई सारे बिंदु है, एक के बाद एक बिंदु के तहत देखेंगे। सारी चीज़ें यहाँ माइंड मैप के फॉर्म में मौजूद है क्योंकि लीनियर जो डिस्क्रिप्शन है वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोग यहाँ इस माइंड मैप प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने आते हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु हमें देखना है 4-year प्रोग्राम विच विल अनब्लॉक वैल्यू इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स बाय एंगेजिंग प्राइवेट सेक्टर। यस, 4-year प्रोग्राम जो हमने देखा, व्हाट विल इट डू, इट विल अनलॉक द वैल्यू, यानी कि जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स आज खड़े हैं मगर वे इतने फायदेमंद नहीं है, नुकसान कर रहे हैं, तो उनका जो मूल्य है वो अब सरकार को एक प्रकार से मदद रूप साबित होगा। और ये मूल्य तभी होगा जब प्राइवेट सेक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे। ट्रांसफरिंग राइट्स बट नॉट ओनरशिप। यस, यहाँ ट्रांसफर अधिकार जरूर होने हैं, मैनेजमेंट के, प्रबंधन के अधिकार, प्रशासन के अधिकार, मगर यहाँ जो मालिकी है वो सरकार के तहत ही रहेगी। तो काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में भी एक प्रकार से जो है मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस पूरी योजना का, और कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो सरकारी एसेट्स को, सरकारी मिल्कत को बेचने निकली है, मगर दरअसल बात ये है, वास्तविकता ये है कि यहाँ बेचने की कोई बात नहीं है, मालिकी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, मगर जो ट्रांसफ़र होगा वो मात्र मैनेजमेंट राइट्स ही होंगे, और उनके बदले में सरकार को पैसे मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीज या इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं कि भाड़े के रूप में। Componential sectors which are to be monetized. Yes, there are some sectors which government has identified for the monetization. ठीक है, तो इन सेक्टर्स के एसेट्स को मोनिटाइज किया जाएगा। ये वहाँ से जो फंड कलेक्ट होगा वो फंड सरकार डाइवर्ट करेगी टू एनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एंटायर कंट्री, यानी कि संरचना के निर्माण में सरकार जो है वो पैसा लगाएगी और पूरे देश में अच्छे से अच्छी वर्ल्ड क्लास संरचना का निर्माण सरकार करेगी, ऐसा उनका दावा है। एक नज़र डालते हैं इन एसेट्स के ऊपर या इन सेक्टर्स के ऊपर जहाँ के कंपोनेंट्स या जिनके एसेट्स जो है वो सरकार मोनिटाइज करने का विचार कर रही है। सबसे प्रथम 3 महत्वपूर्ण, रोड्स, फिर रेलवे एंड फिर पावर। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कुल जो आज सरकार ने अनुमान निकाला है कि हम इतने इतने सेक्टर्स के इतने एसेट्स को मोनिटाइज करेंगे, इतने एसेट्स को हम लोग लीज पे देंगे, वहाँ से पैसा आएगा, तो उनमें से 66% मात्र और मात्र इन 3 क्षेत्रों में से है, नेमली रोड्स, रेलवे एंड पावर सेक्टर। तो ये अपने आप में प्रिलिमिनरी पॉइंट का भी प्रश्न हो सकता है, साथ ही में अन्य जगहों पर माहिती के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आफ्टर अदर एसेट्स अगर देखें तो टेलीकॉम है, वेयरहाउस है, स्टेडियम्स है, माइनिंग सेक्टर, एविएशन, पोर्ट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन। सो दिस आर सम आइडेंटिफाइड सेक्टर्स बाय द गवर्नमेंट of which assets are to be monetized। ठीक है, तो ये बात रही इसके कंपोनेंट की, इस स्कीम के। उसके बाद देखें तो अगर फ्रेमवर्क की बात करें कि कैसे ये पूरी जो स्कीम है वो
इम्प्लीमेंट होगी और कैसे ये कार्य करेगी, तो यहाँ 2-3 बिंदु हमें देखने हैं। सबसे प्रथम, करंटली ओनली एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट लाइन मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैव बीन इंक्लूडेड, जिसका जिक्र मैंने किया। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर ब्राउन फील्ड्स है उनको ही यहाँ इंक्लूड किया गया है, उनका ही यहाँ समावेशन किया गया है। मोनेटाइजेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट, मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड। यस, वैसा तो सरकार जो है वो कई सालों से मोनेटाइजेशन करने का यह प्रयास कर रही है और डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रही है। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी के दूसरी इनिंग में यानी कि 2019 के बाद यह प्रक्रिया जो है इसने थोड़ी तेजी प्राप्त कर ली है। तो यहाँ यह कहना अनिवार्य है कि जो सरकार के द्वारा पूर्व जो योजनाएं चल रही थी डिसइन्वेस्टमेंट की या अन्य कोई नॉन कोर सेक्टर्स को जो है फिर से जो है उपनिवेश मुक्ति करने की, वो इसके साथ जो है संबंधी नहीं है। ठीक है, ये स्कीम अपने आप में अलग ही है जो मात्र और मात्र सरकारी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही आधारित है, उनके ऊपर ही इसका पूरा कार्य है। अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो 3 बिंदु का फ्रेमवर्क है। सबसे प्रथम जिनमें मोनेटाइजेशन ऑफ राइट बट नॉट ओनरशिप, ब्राउनफील्ड डी-रिस्क्ड एसेट्स स्टेबल रेवेन्यू स्कीम। यस, ब्राउनफील्ड, वैसे आज भी ये है जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स है वे अपने आप में थोड़े नुकसान में चल रहे हैं, तो क्यों ना इसे प्राइवेट सेक्टर को बेच के अच्छा मैनेजमेंट जो है उसमें रख के क्यों ना इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। सरकार को एक प्रकार से आय रहेगी और ये आय कैसी रहेगी, ये रहेगी स्टेबल, स्थिर रहेगी। सरकार को देखना नहीं होगा कि मुनाफा कर रही है या लॉस कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स को तो सरकार ने लीज के ऊपर दे दिया है, अब सरकार को मात्र और मात्र इसका भाड़ा ही लेना है, इसकी लीज ही लेनी है। स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप अंडर डिफाइंड कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क। यस, स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है वे भी अब इस क्षेत्र में आ जाएंगे और यहाँ एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो है फ्रेमवर्क से यह जो भागीदारी है या जो साझेदारी है वो कार्य करेगी। तो ये 3 इसके मुख्य बिंदु है इसके फ्रेमवर्क के। आगे देखें तो देखिए यहाँ एक इमेज है हमारे सामने जो कि क्षेत्रवार किसी क्षेत्र में से कितने पैसे आएंगे यानी कि कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना रहेगा वो यहाँ हमारे सामने है। टोटल सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 6 लाख करोड़ रुपीस का यह मोनेटाइजेशन प्लान है। ठीक है, इन को टर्मिनस टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब देखेंगे एक के बाद एक। देखिए रोड में से कितने रुपए सरकार का अंदाजा है कि कितने रुपए आएंगे, 1,60,200 करोड़। फिर रेलवे 1,52,496 करोड़। पावर ट्रांसमिशन में 45,200 करोड़। देन आफ्टर पावर जनरेशन 39,832 करोड़। नेचुरल गैस पाइपलाइन 24,462 करोड़। प्रोडक्ट पाइपलाइन यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन ₹22,504 करोड़। अर्बन रियल एस्टेट 15,000 करोड़। टेलीकॉम 35,100 करोड़। वेयरहाउसिंग 28,900 करोड़। माइनिंग 28,747 करोड़। एविएशन 20,782 करोड़। पोर्ट्स में से जो पैसा आने वाले हैं उसकी रकम है 12,828 करोड़। एंड स्टेडियम्स ₹11,450 करोड़। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स में से, ये सारे सेक्टर्स में से, इन सेक्टर्स के इतने इतने रुपए के एसेट्स बेच के सरकार जो है वो अपने पास फंड रेज करेगी। एक प्रकार से फंडिंग मैकेनिज्म है। ये सारे आंकड़े याद रखने जरूरी नहीं है, मगर एक बार हमें इससे गो थ्रू होना होगा ताकि एक आइडिया रहे। ये चीज हमें जाननी होगी कि जो ये 3 सेक्टर है दे कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट, यानी कि 2/3 जो एसेट्स आने वाले हैं या जो पैसे आने वाले हैं इन एसेट्स से, वो इन 3 बड़े मुख्य क्षेत्रों में से ही आने वाले हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, अन्यथा सारे आंकड़ों को आप ऐसे ही जो है एक बार गो थ्रू हो सकते हो। NMP इज वैल्यूड एट 6.0 लाख करोड़, जो मैंने जो है लिखा, एंड इन कोटर्मिनस विथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार क्या करेगी कि यहाँ से जो फंड आएगा वो फंड सारा यहाँ ट्रांसफर होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, जिसके तहत पूरे देश में विश्व कक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विश्व कक्षा की संरचना का निर्माण होगा। ऐसा सरकार का लक्ष्य है, ऐसा सरकार का संकल्प है। फिर आगे देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, 2 मुख्य बिंदु पर इसके उद्देश्य को हम लोग विभाजित कर सकते हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है टू अनलॉक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। जो आज लॉक है,
क्योंकि वे या तो पार्शियली ऑपरेटेड है या तो जो है मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से, मैनेजमेंट की कमी की वजह से आज नुकसान कर रहे हैं। तो उनके मूल्य को अब यहाँ सरकार के द्वारा उपयोग में लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। ये इसका सबसे पहला उद्देश्य है, विच कैन देयर आफ्टर बी लिवरेज्ड फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यस, और इन पैसों से यहाँ जो मूल्य का जो मूल्य खोला जाएगा सरकार के द्वारा, वो मूल्यों का उपयोग जो है सार्वजनिक निवेश में किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में किया जाएगा, जो पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव स्टेट्स दैट टू एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन। यस, टू एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। सरकार जो आज मंद हो गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, उसको तेजी मिलेगी थ्रू दिस मोनेटाइजेशन स्कीम। तो ये दो इसके मूलभूत उद्देश्य आज हमें देखने को मिल रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम की बात करें, यानी कि इसका महत्व 3 बिंदु में देखना है। सबसे प्रथम बिंदु, इट इज अ क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रूली वर्ल्ड क्लास। यस, यहाँ से इतने पैसे आएंगे और इन पैसों का अगर बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग होगा, ठीक है, तो भारत में एक विश्व कक्षा की संरचना का निर्माण होना तय है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा महत्व है। एसेट मोनेटाइजेशन इज नॉट जस्ट अ फंडिंग स्कीम, ओवरऑल पैराडिगम स्विफ्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन। यस, ये मात्र फंडिंग स्कीम ही नहीं है एसेट मोनेटाइजेशन, मगर ये अपने आप में एक ऐसा अप्रोच है जो पूरे भारत के संरचना को बदल के रख देगा। यानी कि अपने आप में ये जो है सक्सेसफुल रहेगा, ये सफल रहेगा और एक पैराडिगम स्विफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाना तय है इस स्कीम के द्वारा। सच न्यू मॉडल्स विल ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट। यस, और ऐसे नए नए मॉडल्स, ऐसी नई नई चीज़ें जो है, ऐसे नया नया तंत्र या मैकेनिज्म कह लीजिए, वो इन्वेस्टमेंट के, निवेश के कई सारे अवसर को खोलेगा। ये इसकी महत्व की बात रही, मूलभूत रूप से 3 बिंदु। ठीक है, तो ये अलग अलग बिंदु में हमने इस नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के या पाइपलाइन के बारे में देखने का प्रयास किया, जिनमें हमें कई सारी चीज़ें देखी और आंकड़ों का भी आधार लिया, साथ ही में इसका फ्रेमवर्क देखा, इसका महत्व देखा, इसका जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य देखा और इस स्कीम को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। आगे हमें देखना है व्हाट आर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। देखेंगे सबसे प्रथम, प्रोजेक्ट्स आर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर कंपनी परचेज और टेक ऑन लीज एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू बिगिन न्यू प्रोडक्शन। यस, देखिए जो जिक्र मैंने किया था, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, उदाहरण दिया एक्स फैसिलिटी को लेकर, कि सपोज समझ लो कि एक्स फैसिलिटी ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और बाहर से कोई पार्टी आई, कोई कंपनी आई, कोई फंड आया जो अपने आप में निवेश करना चाहता है, तो अगर वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में निवेश करेंगे और वहाँ अपना उत्पादन करियर शुरू करेंगे, प्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो उसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। मगर वही फंड, वही कंपनी अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करे, समझ लो कि यहाँ कुछ नहीं है, मगर उन्होंने ज़मीन खरीदी और यहाँ ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके X1 इंडस्ट्री का निर्माण कर दिया, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो इसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के लिए ब्राउन फील्ड शब्द आज प्रचलित है। तो ये दोनों का मुख्य डिफरेंस है। यहाँ ग्रीन फील्ड के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त है, देखेंगे। दे आर फ्रेश इन्वेस्टमेंट वेयर कंपनी बिल्ड्स अप ब्रांड न्यू फैसिलिटी। यस, दे आर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, बहुत ही जो है मेडन प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, और शून्य में से सर्जन जो होता है, संक्षिप्त में उसे यहाँ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं। मगर जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में मैनेजमेंट ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, उसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। तो सरकार यहाँ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बात कर रही है, और काफ़ी सारे रूमर्स भी यहाँ मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है कि सरकार गरीबों की, किसानों की ज़मीनें हड़प लेना चाहती है, या सरकार जो है वो सरकारी मिलकतें बेचना चाहती है। ठीक है, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस स्कीम के बारे में या स्कीम को बहुत ही गहराई से पढ़े, सूक्ष्म रूप से पढ़े, तो इसमें ऐसी कोई प्रावधान नहीं है जो विवादास्पद हो या भारत के नागरिकों के लिए, भारत के गरीब किसानों के लिए, भारत के जो है अन्य किसी भी समूह के लिए हानिकारक हो। तो मैं आपको ये अनुरोध करूंगा। तो ये बात रही अबाउट ब्राउनफील्ड एंड अबाउट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की। तो पहला मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, NMP के बारे में, अपने आप में परीक्षा में भी ये बहुत ही मायने रखता है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल जो है वो आपको पूछे जाते हैं। अब आज के दूसरे मुद्दे की बारी है, जहां लिखा जा रहा है कि मोदी में विजिट नाडाबेट इन गुजरात टू लॉन्च सीमा दर्शन प्रोजेक्ट इन सितंबर में मोदी यहाँ आने वाले हैं गुजरात में, वो तो तय है।
मोढेरा में उसकी विजिट होगी, मोढेरा फेस्टिवल जो है उस कार्यक्रम में भी वे हाजिरी देने वाले हैं। मगर क्या वो नाडा बेट आने वाले हैं या नहीं आने वाले, वो तय नहीं हुआ। पीएमओ में से कुछ खबरें नहीं आ रही है, ये खबर मात्र और मात्र मीडिया रिपोर्ट में ही आजकल चल रही है। मगर यहाँ से हमें 2-3 बिंदु बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं जो अपने आप में स्टैटिक स्वभाव के हैं, जैसे सीमा दर्शन प्रोजेक्ट और अन्य कुछ माहितियाँ, जैसे हम लोग यहाँ से बीएसएफ के बारे में देखेंगे और अन्य कई सारी माहितियों को देखने का प्रयास करेंगे जो अपने आप में हमारी परीक्षा के लिए एक जो है जिम्मेदार नागरिक के लिए जाननी ज़रूरी होती है। साथ ही बात रही यहाँ कवर की, तो कवर ऑफिशियली कवर है सीमा दर्शन का, जो कि बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर और टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा ये संयुक्त योजना है। उसकी ये तस्वीर है कैसे यहाँ बीएसएफ के जो प्रहरी है वो अपनी परेड कर रहे हैं और ये नाडा बेट का ही ये पॉइंट है, ठीक है। और यहीं ये सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो है वो पूरा निर्माण हुआ है और ये इसका ही परेड ग्राउंड है, ठीक है। तो ये वास्तविक तस्वीर है। अब कुछ बिंदु में चीज़ों को देखना है, मगर उससे पहले अगर एग्जाम रिलेवेंस की बात करें इस पर्टिकुलर बिंदु के, तो जीएस पेपर 3 के साथ ये बिंदुओं में जो है जुड़ा हुआ लगता है, जिनमें सबसे प्रथम है मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया और दूसरा है टूरिज्म। टूरिज्म में आप सब पॉइंट में बॉर्डर टूरिज्म लिख सकते हैं, तो दोनों ही अपने आप में जो है सत्य है। अब 4 बिंदु पे ये मुद्दा देखना है। सबसे प्रथम समाचार में क्यों है, फिर बाद में अबाउट सीमा दर्शन, अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। शुरू करेंगे हमारी चर्चा वाई न्यूज से। PM Modi is likely to visit Gujarat, his home state, in September. Yes, he is likely to visit, and this program is fixed. But it is not fixed whether he will visit Nada Bet or not till date. दूसरे बिंदु पर possibly he may visit Nada Bet, बनासकांठा, to dedicate the सीमा दर्शन project to the nation. Yes, ये एक possibility है, एक संभावना है, मगर कोई डेवलपमेंट, कोई जो है इसमें कन्फर्मिटी हमें प्राप्त नहीं हुई है हमारे स्रोतों के द्वारा। तो ये बात रही यहाँ समाचार में क्यों है। अब हमें सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में देखना है। अपना आप में महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, साथ ही में बॉर्डर टूरिज्म को और हमारे नागरिकों में एक प्रकार की चेतना को जगाने में बहुत ही मददरूप साबित होता ये प्रोजेक्ट है। देखेंगे अलग अलग बिंदुओं के तहत चीज़ों को समझेंगे। सबसे प्रथम, इट इज एम्ड एट डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग बॉर्डर टूरिज्म, यानी कि सीमा पर्यटन। सीमा पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ जो है शुरू किया गया है, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सिविलियंस टू इंडो पाक बॉर्डर। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो नागरिक है भारत के, उनको भारत पाकिस्तान की बॉर्डर तक लाया जाएगा। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर बहुत ही नज़दीक से दिखाई जाएगी और ये बॉर्डर जो है वो यहाँ बनासकांठा जिले में जो नाडा बेट है वहाँ की जो बॉर्डर है वहाँ दर्शन ये करवाए जाएंगे, ठीक है। जैसे पंजाब में वाघा में दर्शन करवाए जाते हैं, वाघा में एक प्रकार का स्पोर्ट है, टूरिज्म स्पोर्ट है, वैसे ही यहाँ एक स्पोर्ट का निर्माण गुजरात में भी हो गया। तो फ्रॉम दिस सेंस वी कैन से दैट नाडा बेट इज ए वाघा ऑफ गुजरात, जो आगे यहाँ जिक्र मैंने किया है, हम लोग देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 125 करोड़। तो ये इस योजना की पूरी लागत है 125 करोड़। प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाई, इट इज डेवलप्ड बाई 2 entities, namely Tourism Department of Gujarat Government, because Gujarat is involved geographically, and BSF Gujarat Frontier, who are deployed there for conservation, for preservation and for protection of our borders and citizen of our country, ठीक है। तो ये यहाँ 2 बिंदु रहे। अब लोकेशन की अगर बात करें तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में नाडा बेट नामक जगह है, तो यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज नाडा बेट, ठीक है। ये उत्तर गुजरात का इलाका है, ये पूरा उत्तर गुजरात का इलाका है। यहां तक तो नहीं मगर यहां तक तो जरूर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर गुजरात है, बनासकांठा है, यहाँ एकदम बॉर्डर पर जो है क्रिक के इलाके में नाडा बेट बसा है, क्रिक एरिया है पूरा का पूरा। और ये आप जो ब्लैक लाइंस दिख रहे हैं, ब्लैक लाइन, ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान की। तो ये इतना समीप में है और जो पर्यटक होंगे उनको 0 पॉइंट तक बीएसएफ के द्वारा जो है ले जाया जाएगा, वहाँ चीज़ों को दिखाया जाएगा, ठीक है, और वाकिफ करवाया जाएगा बॉर्डर से, कैसे प्रबंधन होता है सीमा के ऊपर, कैसी तंग परिस्थिति होती है, इन सारी जो है चीज़ों से वाकिफ करवाया जाएगा पर्यटकों को। तो ये इसके स्थान की बात रही।
अब कंस्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो है इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड सून इट विल बी ओपनड। यस, और बहुत ही जल्द ये खुल जाएगा। साथ ही में इसका जो निर्माण है वो अलग अलग चरणों में हुआ। आज इसके निर्माण का तीसरा चरण चल रहा है, ठीक है, और तीसरे चरण के बाद ये लगभग यानी कि संपूर्ण रूप से जो है तैयार हो जाएगा। दिस प्रोजेक्ट विल मेक नाडाबेट वाघा ऑफ गुजरात। यस, इस प्रोजेक्ट में इतनी ताकत है कि इस प्रोजेक्ट से नाडाबेट को वाघा ऑफ गुजरात की एक पहचान मिल सकती है, एक आइडेंटिटी मिल सकती है जो अपने आप में गौरवपूर्ण है। और अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में कई सारी चीजें हैं, जैसे सबसे प्रथम एक बड़ा सा परेड ग्राउंड का निर्माण किया गया है जहां दर्शकों के लिए बैठने की भी जगह है और बीच में बीएसएफ के जो हमारे प्रहरी है उनके लिए कर्म करने की भी जगह है। व्यूइंग गैलरी यानी कि एक छज्जा है, इट्स एन एव, और एव से हम लोग वहां से बॉर्डर एरिया जो है वो देख सकते हैं। सेवरल सेल्फी पॉइंट्स नियर फील्ड गन्स एंड बैटल टैंक्स। यस, ये भी एक अपने आप में आधुनिक युग की जरूरियत है, आधुनिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है। एयरक्राफ्ट पोजिशन ऑन द रोड नियर बॉर्डर। यस, ये एक विशेष रूप से एक प्लेन को यहाँ सड़क के बहुत ही नजदीक रखा गया और ये सड़क सीमा के बिल्कुल पास में ही है। म्यूजियम हाउसिंग हिस्ट्री ऑफ बीएसएफ। यस, बीएसएफ के वॉरियर्स, उनके गैलेंट्स, उनकी बहादुरी, उनकी जो है उनका समर्पण, उनकी सेवा राष्ट्र के प्रति, इन सारी चीज़ों का एक दर्शन करवाता यहाँ संग्रहालय भी बनाया गया है। फायरिंग सिमुलेशन फॉर वर्चुअल वॉर एक्सपीरियंस। यस, यहाँ सिमुलेशन यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया हुआ है इस म्यूजियम में, और सिमुलेशन का यहाँ एक प्रकार से सिमुलेशन की व्यवस्था की गई है जो आने वाले पर्यटकों को एक प्रकार के युद्ध का आभास कराए, युद्ध का अनुभव कराए। डिस्प्ले ऑफ एटीवी यानी कि ऑल टेरेन व्हीकल, वाटरक्राफ्ट, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स एक्सेट्रा यूज्ड बाय बीएसएफ। तो इन सारी चीज़ों को भी जो है वहाँ दर्शनार्थ रखा गया है, देखने के लिए रखा गया है, जहाँ पर्यटकों के द्वारा इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये पूरी बात रही अबाउट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट की। उसके बाद देखें तो कुछ माहितियां देखनी है, जिनमें सबसे प्रथम अगर इंडो पाक बॉर्डर की लंबाई देखें तो कुल लंबाई है 323 किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर का शेयर सबसे प्रथम है जो 1222 किलोमीटर की बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। इट स्टैंड्स ऑन नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान है, फिर उसके बाद गुजरात है, फिर पंजाब है। गुजरात का शेयर देखें तो 506 किलोमीटर का शेयर है अकेले गुजरात का, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड इंडो पाक बॉर्डर स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ टू 0 पॉइंट इन गुजरात। यस, ये जो 0 पॉइंट है यही नाडाबेट है, और यहां तक ही पर्यटकों को ले जाने का आयोजन है इस प्रोजेक्ट के तहत। इस 0 पॉइंट से 25 किलोमीटर दूर पर्यटकों को जो है वहां उतारा जाएगा। वहां से बीएसएफ के जो व्हीकल्स में इनको यहाँ 0 पॉइंट तक लाया जाएगा, जो कि अपने आप में सीधी सीमा ही है, और वहीं से एक भी कदम हमने उस पर रखा तो हम लोग पाकिस्तान की सीमा में कहलाते हैं। तो ये 0 पॉइंट है जो कि नाडाबेट में है, और यहाँ का दर्शन ही अपने आप में इस सीमा दर्शन का एक भाग है, एक अंग है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य माहितियाँ थी। अब बीएसएफ के बारे में देखना है जो यहाँ कार्यरत है, और जहाँ जहाँ सीमा होगी, जहाँ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी वहाँ वहाँ बीएसएफ होंगे। देखेंगे बीएसएफ सीमा सुरक्षा के साथ कई सारे कार्यों में जो है भारत या राष्ट्र की सेवा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी तपासेंगे, इनके बारे में कुछ माहिती देखेंगे, यानी कि बीएसएफ प्रोफाइल देखेंगे। सबसे प्रथम, इट इज़ वेल नोन एज इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यस, भारत की रक्षा का जो है पहला अंग है। अगर दुश्मन बाहर से आ रहा है तो सबसे पहले सामना करने वाला जो जवान होगा वो बीएसएफ का होगा भारत में, इंडियन आर्मी का नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि बीएसएफ का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि वो सीमा की रक्षा करे। रेज्ड आफ्टर इंडो पाक वॉर इन 1965, 1965 की जो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, जो युद्ध था, उसके बाद बीएसएफ का गठन किया गया, बीएसएफ का निर्माण किया गया, और उनको एक प्रकार से भारत पाकिस्तान के सीमा के रक्षा करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये कार्य करती है। ये जो है बीएसएफ की जो विंग है वो, एंड इट इज़ वन ऑफ द 5 CAPFs यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कुल 5 ऐसी फोर्सेज है, वैसे 5 से अधिक है, मगर इन 5 को मुख्य रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है,
जिनमें एक तो बीएसएफ रही, दूसरी असम राइफल्स है, तीसरी आईटीबीपी है जो कि म्यांमार और चीन की बॉर्डर को जो है सुरक्षित रखती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो नक्सल एरिया में, एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, उनका ख्याल रखती है। और सीआरपीएफ जो कि इंडियन आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ जो है कश्मीर में आतंकवाद के सामने लड़ती है, और मध्य भारत में नक्सलवाद के सामने भी लोकल पुलिस के साथ मिलकर लड़ती है। तो ये चार और एक 5 बीएसएफ को मिला के कुल 5 सीएपीएफ है। ठीक है, फिर यहाँ एक डिस्प्यूट है, कई सारे जो विशेषज्ञ है वो एनएसजी को भी सीएपीएफ गिनते हैं और एसएसबी को भी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल को भी एक प्रकार से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स गिनते हैं। मगर अगर रिलायबल सोर्सेस की बात करें तो देयर आर टोटल 5 एंड दिस आर देयर। अब टोटल स्ट्रेंथ 2.65 लाख फोर्स डिप्लॉयड एट इंडो पाक बॉर्डर। यस, अगर इंडो पाक बॉर्डर की ही बात करें, अन्यथा बीएसएफ में 3.5 लाख से अधिक जवान है। मगर अगर इंडो पाक बॉर्डर की ही बात करें तो 2.65 यानी कि अधिकतम इनको यही तैनात किया गया है भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, सरहद पर। साथ ही अगर इनके कार्यों के ऊपर दृष्टि करें तो देयर इज ए लॉन्ग रेंज। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ये मात्र और मात्र, भले ही ये सीमा प्रहरी कहलाते हो, भले ही इनका मूलभूत उद्देश्य भारत की सीमा का रक्षा करना हो, मगर दे हैव गॉट अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। देखेंगे सबसे प्रथम इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, वो हमने देखा, हमें मालूम है। इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर, वो भी मालूम है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित सीमा है, और यह विवाद जो है उसका कारण एकमात्र पाकिस्तान है। फिर एंटी नक्सल ऑपरेशंस इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, इलेक्शन ड्यूटी, नेचुरल कैलामिटी, यूएन पीस कीपिंग मिशंस, also defends Sir Creek and in Arabian Sea and सुंदरबन डेल्टा इन बे ऑफ बंगाल। यस, ये दो अपने आप में क्रिक एरियाज है, ठीक है, जहाँ पानी भी नहीं है और जो है लैंड भी नहीं है। ठीक है, एक प्रकार से बहुत ही एक मडेड एरिया है, और उनकी रखवाली अपना आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, मगर बीएसएफ जो है वो बखूबी यह टास्क निभाती है। तो देयर इज अ वाइड range of activities in which BSF is involved. BSF consists of air wing, marine wing, artillery regiment and commando units। यानी कि BSF के पास अपने आप में तीनों पंख है। ठीक है, वैसे तीनों पंख भारत के अलग अलग है, यानी कि इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है एंड इंडियन नेवी है। मगर BSF एक ऐसी अपने आप में फोर्स है जहां उसके पास ही तीनों के तीनों होंगे। उसके पास अपनी निजी एयर विंग है, BSF एयर विंग, उनके पास अपनी निजी मरीन विंग है, यानी कि अपनी नेवी है, अपने पास आर्टिलरी रेजिमेंट है उनके पास, यानी कि आर्मी जैसी, और अपने जो है पास कमांडो यूनिट्स भी है, यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस को भी वे टैकल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ आज हम इस उपाख्यान को पूर्ण करते हैं। यहाँ से भी, इस मुद्दे से भी, चाहे मुख्य प्रश्न परीक्षा हो चाहे प्रिलिमिनरी परीक्षा हो, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपने ये उपाख्यान अच्छी तरीके से देखा है तो आपको परीक्षा में उपयोगी होगा। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले समसामयिक विषयों के साथ या अन्य महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथमोट यूपीएससी। साथ ही में ग्रोथमोट यूपीएससी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि यहाँ जो कंटेंट, रिसर्च कंटेंट की चर्चा होती है वो सारे अभ्यर्थियों तक घर बैठे पहुँचे। तो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे वॉचिंग ग्रोथमोट यूपीएससी। जय हिंद।